हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेड एक्सेल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रारंभ सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं बेटे रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 6। ठीक है। आज का हमारा कोट ऑफ द डे होने वाला है सक्सेस फेवर्स द ब्रेव। ठीक है। जो सक्सेस होती है वो किसको फेवर करती है बेटे? बहादुरी को। जो जितना ज्यादा बहादुर होगा, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, वो सक्सेस को उतनी ही जल्दी प्राप्त करेगा। ठीक है। चलिए, आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं कि जो हमारा माइक्रोस्कोप है और जो टेलीस्कोप है वो किस टाइप से वर्क करते हैं। ठीक है। वो कैसे हमें ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके बताते हैं, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके अलावा ब्लू स्काई का कलर जो होता है वो ब्लू क्यों होता है, एंड जो सन होता है वो सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे रेडिश क्यों नजर आता है। ठीक है। चलिए, आई होप आपने इसके पहले वाले सभी लेक्चर्स एकदम अच्छे से पढ़े होंगे, उनकी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं बेटे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है। हमने ऑप्टिक्स में बहुत सारी बातें पढ़ी रहे। ऑप्टिक्स में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे। ठीक है। उनको अप्लाई करना सीखा कि कैसे उनको अप्लाई करेंगे, और अब हम उनको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो एक्चुअल एप्लीकेशंस हैं वो एक्चुअल एप्लीकेशंस में हम उनको कैसे यूज करेंगे, ये बातें हम आज करने वाले हैं। ठीक है। कुछ हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप जो कि आप लेबोरेटरी वगैरह में देखते होंगे। ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या करता है बच्चों? माइक्रोस्कोप किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाई इमेज बना के देता है। ठीक है। बड़ी बड़ी इमेज बना के देगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा बड़ा दिखाएगा हमें। कौन? माइक्रोस्कोप। ठीक है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप के दो पार्ट्स होते हैं बेटे, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा टेलीस्कोप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बच्चों। टेलीस्कोप आप सबने सुना होगा टेलीस्कोप का नाम। टेलीस्कोप क्या काम आता है बच्चों? टेलीस्कोप काम आता है जो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज है ना, चांद तारे देखने में काम आता है। देखा कभी टेलीस्कोप? तो उन्हीं की बात हम आज करने वाले हैं। ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या करेगा बच्चों? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाई इमेज बना के देगा। और टेलीस्कोप क्या काम आएगा? टेलीस्कोप हमारे जो भी दूर के ऑब्जेक्ट हैं, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनको देखने में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। माइक्रोस्कोप में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के होते हैं। ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप को अच्छे से पढ़ लिया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। जो हमने पहले जो भी बातें की, जो भी हमने लेंस से इमेजेस फॉर्म की और जो भी हमने मिरर से इमेजेस फॉर्म की, वो हो सकता है कि यहाँ पे काम में आए। तो इसलिए हमने जो भी पहले पढ़ा हुआ है वो हमें रिवाइज अच्छे से करना होगा। ठीक है। चलिए, माइक्रोस्कोप को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक टर्म हमारे पास होती है बच्चों, विजुअल एंगल। क्या? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल को हम अच्छे से समझते हैं सबसे पहले कि विजुअल एंगल क्या होता है। चलिए, विजुअल एंगल क्या होता है बच्चों? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने मेरी आई के सामने रखा हुआ है। ठीक है। अब जो विजुअल एंगल होगा वो मुझे क्या बताएगा कि इस ऑब्जेक्ट ने मेरी आईज पे कितना एंगल फॉर्म किया। ठीक है। चलो इसको समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखिए, सपोज ये हमारी आई है बच्चों। ठीक है। क्या है? ये हमारी आई है। ठीक है। ये आई है। अब इसके सामने हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। इसके सामने हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा कुछ इस टाइप से। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बच्चों? ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारी आई पे कोई एक एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है। यहाँ पे ये एक एंगल फॉर्म करेगा और इसी एंगल को हम बोलते हैं बच्चों विजुअल एंगल। ठीक है। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, सो अल्फा इज विजुअल एंगल। ठीक है। अच्छा, अब इस विजुअल एंगल का काम क्या है बच्चों? विजुअल एंगल हम क्यों पढ़ रहे हैं? विजुअल एंगल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को किसी भी आई के पास में रखेंगे, सपोज हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको मुझे बड़ा देखना है। ठीक है। अभी मुझे ये ऑब्जेक्ट इतना सा दिख रहा है, अगर मैं इसको पास लाऊं तो क्या इसकी साइज हमारे आईज में बड़ी बड़ी होती जाएगी? ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है।
ठीक है, ऐसा लगता है जब ये दूर रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट जो है मुझे छोटा सा दिखाई देगा, जैसे जैसे मैं इसको पास लाऊंगा वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट मुझे बड़ा दिखने लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा होता है विजुअल एंगल की वजह से। देखिए सपोज एक ऑब्जेक्ट हमने h हाइट का किसी भी डिस्टेंस पे रखा हुआ था, ठीक है, किसी भी x1 डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। अब सपोज जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है h हाइट का, सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया बच्चों कहां पे? हमने रख दिया किसी डिस्टेंस x2 पे। सपोज दिस डिस्टेंस इज x2, ठीक है, हियर x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इस सेकेंड वाले पोजीशन की बात करूं, इसकी हाइट भी h है, अगर मैं यहां से सेकेंड वाली पोजीशन की वजह से जो इमेज फॉर्म होगी अगर उसकी बात करूं तो देखो बच्चों, ये जो हमारी आई पे एंगल फॉर्म करेगी, क्या ये जो हमारा दूसरा वाला एंगल होगा, सपोज दिस एंगल इज अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2, सो क्या यहाँ पे बच्चों अल्फा 2 जो है वो छोटा है अल्फा 1 से? बिल्कुल, अल्फा 2 जो है वो अल्फा 1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो बच्चों, पहले हमें इतनी बड़ी इमेज मिल रही थी, ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइट नीचे तक आ रही है, ये हमारी रेटिना है, तो रेटिना पे इतनी बड़ी इमेज मिल रही थी, लेकिन जब सेकेंड वाली पोजीशन की हमने बात की तो क्या यहाँ पे बच्चों इतनी सी इमेज मिली, छोटी सी इमेज मिली? इसका मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट को दूर किया तो जो इमेज फॉर्म हो रही थी उस इमेज की साइज हमें छोटी हो गई, इस वजह से जो भी ऑब्जेक्ट दूर रखे होते हैं वो हमें छोटे नजर आते हैं, और जैसे जैसे हम इसको पास लाते हैं वैसे वैसे उसकी साइज हमारे लिए बड़ी होती जाती है, ठीक है। सो हम ये विजुअल एंगल से हमारा क्या है बेटे, मतलब कि विजुअल एंगल हमें बताएगा कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसने हमारी आई पे कितना एंगल फॉर्म किया, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई। ठीक है, अच्छा विजुअल एंगल से हो क्या रहा है बच्चों? विजुअल एंगल से जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज बड़ी या छोटी हो रही है अपने, ठीक है। सो हाइट ऑफ द इमेज इन आवर आई is directly proportional to the visual angle। यहां तक समझ में आई कि बच्चों बात? समझ में आया यहां तक सबको कि जितनी ज्यादा हाइट होगी ऑब्जेक्ट की उतना ही ज्यादा विजुअल एंगल होगा, जितना ज्यादा विजुअल एंगल होगा उतनी ही ज्यादा ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की जो है वो हाइट होगी, ठीक है। सो ये हमने किसकी बात की बच्चों? विजुअल एंगल की, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैक्सिमम कितना विजुअल एंगल बना सकता है? मैक्सिमम हम इसको किस डिस्टेंस तक देख सकते हैं? क्या हमने लास्ट लेक्चर में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात की थी बच्चों, कि हमारे ह्यूमन आई को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है तो उसे मिनिमम कितने डिस्टेंस पे होना पड़ेगा? उसे होना पड़ेगा बेटे मिनिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। सो लीस्ट डिस्टेंस कितना है बेटे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सपोज इसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, सो कैपिटल डी इज 25 सेंटीमीटर फॉर एवरेज हेल्दी ह्यूमन आई, ठीक है। सो ये हमने बात की किसकी बच्चों? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की। अब इस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, वहां मुझे इतना सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, पास में आया ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी हुई और एक टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट मुझे ब्लर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। सो जिस पॉइंट के बाद मुझे ये ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई दे रहा है वही पॉइंट है बच्चों हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड विच इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हम मैक्सिमम कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को? जितना ऑब्जेक्ट जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हो उसके इक्वल, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं बच्चों मैक्सिमम विजुअल एंगल बाय द ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम विजुअल एंगल कहां पे होगा बेटे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी,
ठीक है, where d is least distance of distinct vision, ठीक है। सो सपोज ये हमारी आई है और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी विच इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो क्या बच्चों ये वाला एंगल जो है, ये एंगल कौन सा एंगल बच्चों, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा हमारा मैक्सिमम एंगल या फिर मैक्सिमम विजुअल एंगल, ठीक है। और सपोज ये हमारी हाइट है h, ठीक है। अब जो हमारा ये एंगल है, ये एंगल जो होता है ना बच्चों, अगर ये स्मॉल एंगल है, अगर हमारी आई पे बहुत कम एंगल बन रहा है, बहुत छोटा एंगल बन रहा है, तो फॉर स्मॉल एंगल क्या बच्चों, tan थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा क्या होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। सो अगर मैं tan थीटा की जगह अल्फा रख लूं, सो tan अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों, ये अल्फा के इक्वल होगी, अल्फा के इक्वल होगी। और जो tan अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अल्फा विल इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बेस विच इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। सो अल्फा की वैल्यू हमारे लिए निकल के आई बच्चों यहाँ पे कितनी, h/d। अब क्या बच्चों, ये जो h है, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये कांस्टेंट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या बच्चों कांस्टेंट है, बिल्कुल सर ये कांस्टेंट है। और क्या ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कांस्टेंट है, बिल्कुल ये 25 सेंटीमीटर है। सो क्या बच्चों ये अल्फा की वैल्यू हमारे लिए कांस्टेंट हो गई, यस सर ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे बच्चों किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप की। सो सिंपल माइक्रोस्कोप में अभी तक हमने विजुअल एंगल की बात करी, और विजुअल एंगल जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी काम आएगा। इसके अलावा हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे बच्चों, उसमें भी ये एंगल हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, बेसिकली ये कुछ नहीं होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी बड़ी इमेज देखने के लिए हमें काम में आता है, ठीक है। अब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को पास में रखते हैं हम, ठीक है, पास में रखते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये जो हमारा लेंस है, अगर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है एंड ये इसका अगर है बच्चों प्रिंसिपल फोकस, सो हम क्या करते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को इस टाइप से फिक्स करते हैं कि वो आ जाए हमारा बिटवीन F एंड O, ठीक है बच्चों। अब क्या ये वाली कंडीशन सबको मालूम है, सबको मालूम होनी चाहिए बच्चों ये वाली कंडीशन, कि जब ऑब्जेक्ट F एंड O के बीच में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा ये, कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O होगा हमें मिलेगी एक वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड मैग्निफाइड इमेज, ठीक है। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज मिलेगी, और किधर मिलेगी बच्चों, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। सो इस वाली कंडीशन से अगर हम रे डायग्राम बना के इमेज की पोजीशन देखें, एक लाइट रे तो हमारी चली गई ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, और दूसरी लाइट रे हमारी कहां से चल जाएगी बच्चों, दूसरी लाइट रे चल जाएगी हमारी फोकस से। क्या बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एक ये हमारी जो डाइवर्जिंग रे है, और जब डाइवर्जिंग रे होती है तो ये दोनों कहां पे मीट करती है बच्चों, ये दोनों एक्चुअल में तो कहीं पे मीट नहीं करती, बट हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वहां कहीं पे मीट कर रही होगी। और इफ दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO, so this will be height of the image, ठीक है। अच्छा ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या बच्चों, U, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात करूं कि इस इमेज ने इस लेंस पे, या फिर अगर मैं इसको यहां से देखूं, यहां से अगर हमारी आई इसको देख रही है, तो क्या जितना एंगल इस इमेज ने इस लेंस पे बनाया होगा उतना ही एंगल हमारी आई पे भी बनाया होगा, बिल्कुल उतना ही एंगल बनाया होगा। एंड सपोज दिस एंगल इज बीटा, क्या है बच्चों ये एंगल बीटा, ठीक है। सो ये बीटा की वैल्यू है कि जो हमारा विजुअल एंगल है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज,
ठीक है, बीटा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों कंपाउंड सॉरी जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसमें हम बात करेंगे किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों मैग्नीफाइंग पावर की, किसकी, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली क्या होता है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर होता है हमारा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, ठीक है, विच इज बीटा, ठीक है, एंड विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस d विच इज अल्फा, ठीक है, वेर बीटा क्या बेटा है, बीटा है हमारा, बीटा है विजुअल एंगल formed by the image, ठीक है, and alpha is maximum visual angle formed by the object, ठीक है। और क्या ये अल्फा की वैल्यू फिक्स होगी बच्चों, अभी अभी हमने लास्ट वाले स्लाइड में डिस्कस किया कि अल्फा जो है वो फिक्स होता है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू फिक्स होगी। अच्छा, अगर मैं बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, जैसे हमने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वैसे ही अगर मैं बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, तो क्या बच्चों इस बीटा की वैल्यू फॉर स्मॉल एंगल एच आई अपॉन दिस डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना, ये वाला अपॉन ये वाली डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस बीटा की वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन दिस डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन दिस, ये भी तो करेक्ट है बच्चों, ठीक है। हम यही वाली यूज करेंगे यहाँ पे बीटा की वैल्यू। बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, बीटा हो जाएगा हमारा एच नॉट डिवाइडेड बाय यू ई, ठीक है, समझ में आई बच्चों, यू ई यहाँ पे माइनस में ले लेंगे, ठीक है, एंड अल्फा, अल्फा क्या था बच्चों, अल्फा था हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज d। सो यहां से अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर, सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज बीटा एच नॉट अपॉन यू ई, और क्या ये वैल्यू माइनस में आएगी, और डिवाइडेड बाय एच नॉट अपॉन डी, सो इट विल बी माइनस डी अपॉन यू ई, ठीक है बच्चों, समझ में आई वाली बात। चलिए आगे की बात करें, चलो। अच्छा, अरे यहाँ पे बच्चों d की वैल्यू भी क्या यहाँ पे माइनस में है, d की वैल्यू भी माइनस में है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, d भी माइनस में बच्चों, ये वाली वैल्यू भी माइनस में होगी, माइनस से माइनस गया तो हमारे पास जो ये आंसर है किसमें आ गया बच्चों, प्लस का, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू कैपिटल D डिवाइडेड बाय u, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज u, ठीक है। चलो आगे की बात करें, नेक्स्ट, अब जो हमारा ये मैग्नीफाइंग पावर है, इसके दो कंडीशंस हो सकती है बच्चों, ठीक है, क्या क्या कंडीशन की, एक तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो मैक्सिमम हो, ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब जो हमारा जो इमेज बन रही है, कौन सी, ये वाली इमेज जो बन रही है, ये जब मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम कितनी डिस्टेंस बच्चों, मिनिमम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, जब हमारी ये इमेज अगर 25 सेंटीमीटर पे बने, तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो मैक्सिमम होगा। ये ला रहे थे हम ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को जब हम डी डिस्टेंस पे लाए, तब तो हमारे पास जो हमारा एंगल आया वो मैक्सिमम विजुअल एंगल था। बट अगर इस लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है, इस लेंस को हमने इस टाइप से फिक्स किया कि जो इमेज बन रही है वो 25 सेंटीमीटर पे बने, तो जब इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी, तो क्या बच्चों जो मैक्सिमम जो हमारा एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये बीटा एंगल, क्या ये मैक्सिमम एंगल होगा, बिल्कुल ये मैक्सिमम एंगल होगा। और जब बीटा मैक्सिमम होगा, हम दो केस बनाते हैं बच्चों, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या होगा,
केस 1 में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, केस 1 में क्या है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर इज मैक्सिमम। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कब होगी, जब जो हमारा v है वो d डिस्टेंस पे चला जाए। ठीक है, सो v की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों, जो हमारी इस लेंस के लिए जो v है, जो हमारी इमेज डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी d के इक्वल और माइनस d के इक्वल होगी ये, बिल्कुल ये होगा। अच्छा, जो हमारी ये फोकस है ये तो फिक्स है बच्चों। ठीक है, सो ये हमारा जो फोकल लेंथ है ये तो फिक्स है और इसको हमने f ही मान लिया। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे बच्चों वैल्यूज पुट करूं, ठीक है, वैल्यूज पुट करूं, अच्छा u की वैल्यू क्या बच्चों माइनस में होती है ना, u भी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा बच्चों क्या v भी यहाँ पे माइनस में है ना, v भी माइनस में है, u भी माइनस में है, सो ये वाली जो माइनस 1 अपॉन u वाली टर्म है ये तो होने वाली है पॉजिटिव, और जो ये 1 अपॉन v वाली टर्म है ये चली जाएगी इधर, तो ये इधर जाके क्या बनेगी बच्चों, 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f माइनस ऑफ 1 अपॉन v, where v is माइनस d। सो हमारे पास जो मैक्सिमम एंगल की वैल्यू आएगी बच्चों यहां से वो क्या आने वाली है, देखो 1 अपॉन u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहां से 1 अपॉन f, और माइनस 1 अपॉन इस v की जगह अगर मैं माइनस d लिख दूं, v की जगह क्या लिख दिया बच्चों मैंने माइनस d। ठीक है, सो 1 अपॉन u की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d। तो अगर मैं इस वैल्यू को जो हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट करूं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस इज सपोज इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर है ये मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल होने वाली है, ये मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी बच्चों d, तो यहाँ पे ऑलरेडी था 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन d भी इससे मल्टीप्लाई होने वाला है। सो जो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बच्चों को इस टाइप से कि 1 प्लस d, यहां से भी मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ, d से d गया और d अपॉन f जो है इसका आंसर बच गया, सो d अपॉन f। So magnifying power, which is maximum magnifying power, is 1 plus d upon f. So next condition is case 2 is when case 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो था हमारा मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। अब हम क्या कर देंगे बच्चों, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या करेंगे, अब मैक्सिमम कब था जब 25 पे है। ठीक है, जब इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनी तो हमारा मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आया। अब अगर इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बन जाए, बहुत ज्यादा दूर बन जाए, ठीक है, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे बन जाएगी, जब इमेज हमारी बन जाएगी कहां पे बच्चों, इमेज बन जाएगी हमारी इनफाइनाइट पे। ठीक है, जब इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, सपोज ये जो इमेज है ये बहुत ज्यादा दूर बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है, तो वहां से कितना छोटू सा एंगल होगा, ठीक है, छोटू सा एंगल होगा, तो छोटू सा हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो होगा। ठीक है, तो जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो v की वैल्यू है वो इनफाइनाइट रखेंगे, और अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं लेंस फॉर्मूले की, सो लेंस फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, लेंस फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन v डायरेक्ट, सॉरी 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन, अब u क्या बच्चों नेगेटिव होगा, इधर u नेगेटिव होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव लिख दूं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन f की क्या वैल्यू आ गई, अच्छा v की वैल्यू इनफाइनाइट है, 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों 0, सो 1 अपॉन f की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन u, मतलब कि जो u की वैल्यू है वो आ गई f के इक्वल, और जब u की वैल्यू बच्चों f के इक्वल आई तो क्या हमारा मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि d डिवाइडेड बाय f। ठीक है, ये हमारा हुआ बच्चों मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर एंड दिस इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, हमने सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस लिया था। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम कॉम्बिनेशन ले लेंगे। ठीक है, हम सिंपली दो लेंसों के कॉम्बिनेशन से समझेंगे। हो सकता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो वो और ज्यादा कॉम्बिनेशन से बने हुए हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेंस के कॉम्बिनेशन से बने हुए हो। ठीक है, सो हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें होता क्या है बच्चों, उसमें होता कुछ यूं है कि वहां पे होते हैं हमारे दो लेंसेस। ठीक है, दो लेंस होते हैं बच्चों, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, एक जो लेंस है उसका अपर्चर थोड़ा छोटा होता है और जो हमारा सेकेंड वाला लेंस है उसका अपर्चर थोड़ा बड़ा होता है, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा अपर्चर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो ऑब्जेक्ट है उसको कुछ इस टाइप से रखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे आ जाए, वो आ जाए बिटवीन 2f एंड f। ठीक है, मतलब कि यहां पे हम ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे जब ऑब्जेक्ट फिक्स हुआ तो जो हमारी इमेज बनने वाली है बच्चों, इसकी जो इमेज बनने वाली है वो कहां पे बनेगी, जो इमेज बनेगी वो बनेगी बच्चों हमारी इस जो f2 है उसके उधर। दिस इज f1 एंड दिस इज 2f1। ठीक है, दिस इज f2 एंड 2f2। ठीक है, सो जो इमेज है वो कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f2। और जो इमेज है वो कैसी बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनेगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी इमेज बनाते हैं। दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड यहां कहीं पे हमारा 2f2 होगा। ठीक है, सो यहां से जो लाइट रे निकलेगी वो कुछ इस टाइप से निकलेगी। ठीक है, एंड ये बच्चों पास होगी कहां से, फोकस से। ठीक है, सेकंड जो लाइट रे है हमारी वो कहां से पास होगी बच्चों, सेकंड लाइट रे पास होगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब जो हमारी इमेज फॉर्म हुई, क्या वो कुछ इस टाइप की इमेज फॉर्म हुई बच्चों। कैसी इमेज है ये है बच्चों हमारी रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज एंड मैग्निफाइड इमेज। ठीक है, ये वाला जो लेंस था इस लेंस को हम बोलते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों हम आई पीस। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, यहां से हम देखते हैं, यहां से हमारी आई होती है तो हम इसमें देखते हैं, तो ये हो गया हमारा आई पीस। ठीक है, अब ये जो हमारा इमेज बनी बच्चों, जो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज बनी वो इमेज दूसरा जो हमारा आई पीस है, इस आई पीस के लिए ये काम करेगी बच्चों के साथ ऑब्जेक्ट के जैसी। ठीक है, सो ये इमेज अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है। अब जो हमारा ये जो इमेज बनी ना बच्चों, ये कहां पे बनती है, ये इस लेंस के, अगर सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर है, सो इस लेंस के बिटवीन एफ एंड ओ बनती है। मतलब कि जो हमारी इस वाले लेंस की जो फोकस होगी वो कहीं इधर होगी। ठीक है, दिस इज फोकस ऑफ आई पीस एफ ई। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्टिव लेंस यू ओ। दिस इज image distance from the objective lens UO, UO। ठीक है, and this is object distance from the eyepiece UE। ठीक है, अब जो हमारी इसकी वजह से इमेज बनेगी क्या बच्चों, वो इमेज हमारी कुछ इस टाइप से बनेगी। एक रे तो हमने भेज दी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, एंड जो दूसरी हमारी रे है वो हमने कहां से भेजी बच्चों, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमने पैरेलल भेजा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अब क्या हमारी लाइट रे कुछ इस टाइप से जानी चाहिए, कुछ ऐसी लाइट रे जाएगी बच्चों।
पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। सो लाइट रे कुछ ऐसी चली गई। क्या बच्चों ये डाइवर्जिंग लाइट रे हो गई? डाइवर्जिंग लाइट रे कभी मीट करेगी? नहीं सर, नहीं करेगी। सो जो हमारी इमेज है, क्या वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की साइड ही बनेगी? हमारी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? ऑब्जेक्ट की साइड ही बन जाएगी। यहाँ कहीं पे ये मीट करती हुई अपीयर होगी और यहाँ पे हमें एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हमारी बनी एक्चुअल इमेज जो हमें इस आई से दिखने वाली है ना। यहाँ पे हमारी आई होती है और इधर से हम उसको देखते हैं। यहाँ पे ये आई है हमारी। ठीक है, ये कोई इंसान यहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। तो ये इंसान इसको देखेगा तो क्या लिखेगा इसको कि इतनी बड़ी इमेज बन रही है इतने छोटे से ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे जो विजुअल एंगल है किसके लिए बच्चों? इस आई के लिए। जो इस इमेज की वजह से इस आई पे जो विजुअल एंगल बना, वो विजुअल एंगल क्या हो जाएगा? क्या वो ये वाला एंगल होगा बच्चों? बीटा, यही एंगल होगा। ठीक है, अब सपोज ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है, ये वाली जो हाइट है तो इमेज की हाइट हो गई। ठीक है, और ये वाली जो हाइट है ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। किसके लिए? इस आई पीस के लिए। ठीक है, सपोज दिस डिस्टेंस इज h। ठीक है, ये वाली बात हुई। अब क्या बच्चों, ये जो हमारा आई पीस है, अगर मैं इसको भूल जाऊं, ठीक है, इसको मैं भूल गया, अभी इधर वाले लेंस को मैंने छोड़ दिया, तो जो ये वाला आई पीस है, क्या ये आई पीस हमारा इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज को अगर हम देखें तो क्या ये आई पीस हमारा नॉर्मल जो हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी तरह बिहेव कर रहा है? इसको भूल जाओ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा कंपाउंड सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप है। सो इसकी वजह से ये इमेज फॉर्म हुई। ठीक है, सो ये जो हमारा आई पीस है ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा बच्चों एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो इसके लिए, इस सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, इस आई पीस के लिए जो मैग्निफिकेशन है, जो मैग्नीफाइंग पावर है, क्या वो हमने पढ़ा हुआ है बच्चों? वो हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है अभी। उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है? d/f। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? उसकी वैल्यू होती है d/u। ठीक है, चलो। सो अगर मैं यहाँ पे टोटल मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं, टोटल अगर मैं बात करूं बच्चों मैग्नीफाइंग पावर की, सो क्या जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर है वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए। अब दो लेंस हो गए, दोनों लेंस की वजह से जो मैग्निफिकेशन होगा, इस लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय इसका मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बच्चों मैग्निफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, सो क्या इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस बच्चों है यू नोट, ये डिस्टेंस है बच्चों वी नोट, यहाँ पे वी नोट आएगा, दिस इज वी नोट। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई बच्चों हमारी वी नॉट। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं मैग्नीफाइंग पावर की, सो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी बच्चों? वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये तो हो गया इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, एंड मल्टीप्लाई बाय जो हमारा मैग्नीफाइंग लेंस जो हमारी आई पीस है उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? उसके लिए हो जाएगा डी अपॉन यू। कौन सा यू? यू फॉर आई पीस एंड दिस विल बी यू ई। ठीक है, ये वाली बात हुई। तो ये हमारा हो गया मैग्नीफाइंग पावर फॉर दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अच्छा इस वी नोट बाय यू नोट की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिख सकते हैं। हमने जो पहले पढ़ी है एफ अपॉन एफ प्लस यू, एफ माइनस वी अपॉन एफ, ऐसा लिख सकते हैं हम। सो मैग्नीफाइंग पावर का बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा बच्चों? एफ अपॉन एफ प्लस यू नोट मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन यू ई। ठीक है, इसके अलावा क्या ऐसा भी हो जाएगा बच्चों? एफ माइनस वी नॉट अपॉन एफ। अच्छा ये एफ किसका बच्चों? ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन यू ई, ऐसा हो जाएगा। चलो, सो अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड लेंस के भी दो केसेस बन सकते हैं बच्चों। कौन कौन से केसेस?
वही केसेस जो पहले बने थे, एक तो हमारा जब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम विजुअल एंगल, और एक जब मिनिमम विजुअल एंगल होगा। ठीक है, सो मैक्सिमम और मिनिमम विजुअल एंगल के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, उनकी बातें करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए जो इमेज बनने वाली है वो इमेज कहां पे बनेगी बच्चों, वो इमेज बननी चाहिए हमारी डी डिस्टेंस पे। ठीक है, इस डी डिस्टेंस पे इमेज बननी चाहिए। कौन सी इमेज, जो फाइनल इमेज बन रही है, ये फाइनल इमेज बननी चाहिए हमारी डी डिस्टेंस पे। ठीक है, सो इसके लिए जो हमारी v की वैल्यू होने वाली है, जो v की वैल्यू होगी, कौन से v की बच्चों, जो यहाँ पे हमारा जो ये वाली इमेज बनने वाली है ना, ये v नॉट, ठीक है, v नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैं v नॉट नहीं लिखूं, इसको v e लिखूं, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, सो जो v e है ये कहां बनने वाला है, ये बनने वाला है बच्चों d पे। और क्या यहाँ पे d नेगेटिव होगा, बिल्कुल सर ये नेगेटिव होगा, सो v e इज माइनस d। अच्छा, इसका फोकल लेंथ f e, ठीक है, और जो इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज है वो कहां पे है बच्चों, वो UE पे है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो लेंस फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, सो लेंस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेंस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/fe। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या बच्चों, u की वैल्यू माइनस UE है एंड v की वैल्यू क्या बच्चों, d है, बिल्कुल सर यही है। सो 1/-d, ठीक है, माइनस ऑफ 1/-UE इज इक्वल्स टू 1/fe। फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ से 1/UE की वैल्यू कितनी निकल के आई, सो 1/UE की वैल्यू निकल के आई यहाँ से 1/fe प्लस 1/d। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को मैं जो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है यहाँ पे पुट करूं, सो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू v नॉट अपॉन u नॉट एज इट इज, v नॉट अपॉन u नॉट मल्टीप्लाई बाय जो ये हमारा 1/fe प्लस 1/d है, ये तो हमने u 1/u की जगह लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, d मल्टीप्लाई बाय 1/fe प्लस 1/d। ठीक है, सो यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कितना आ गया, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर निकल के आया बच्चों v नॉट अपॉन u नॉट, d इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ तो d से d कटेगा, तो बच जाएगा 1 प्लस d अपॉन एफ ई। ये हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकल के आया बच्चों। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केस क्या है बच्चों, नेक्स्ट केस है कि, नेक्स्ट केस क्या है, केस 2 है कि जब हमारा मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम है। मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होगा, जब इमेज हमारी बहुत दूर बनेगी, इनफाइनाइट पे जब इमेज बनेगी, सेम वही कंडीशन। सो v कहां पे होगा बच्चों, v होगा हमारा सबसे पहले तो हमारा ये क्या है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जल्दी जल्दी, चलिए। सो v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों यहाँ पे, इनफाइनाइट। ठीक है, u की वैल्यू सेम माइनस ue एंड f इज fe। ठीक है, तो अगर यहां से मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो लेंस फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/fe इज इक्वल्स टू 1/v की जगह क्या लिख देंगे, v की जगह लिख देंगे हम इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस एंड माइनस 1/ue, माइनस ऑफ 1/- ue। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बच्चों, ue की वैल्यू जो है वो fe के इक्वल आई, ue fe के इक्वल आई। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में पुट करूं,
सो क्या है बच्चों, वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन यू ई की जगह क्या लिख देंगे, एफ ई। ठीक है, क्या बच्चों ये वैल्यू निकल के आई, दिस इज मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप हमें क्या दिखाता है बच्चों, सेलेस्टियल बॉडी को देखने में काम में आता है। ठीक है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज को हम देखते हैं टेलीस्कोप की हेल्प से, है ना। अब टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा माइक्रोस्कोप था वो पास के ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहा था, ठीक है, पास के ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहा था, और जो हमारा टेलीस्कोप है वो दूर के ऑब्जेक्ट को पास लाके हमें दिखाएगा। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट को ये हमें दिखाएगा, है ना। सो इसमें जो केस होता है वो कुछ होता यूं है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी साइज बड़ी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज यहाँ पे बड़ी होने वाली है, और इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा आई पीस होगा उसकी लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आई पीस की लेंथ जो है वो थोड़ी छोटी हो गई, आई पीस का अपर्चर जो है वो थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज आई पीस। ठीक है, चलिए अब अगर टेलीस्कोप के बटे में अगर मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं, मैग्नीफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप, सो ये हो जाएगा बच्चों विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट ने जो इमेज बनाई, इस टेलीस्कोप ने जो इमेज बनाई, उस इमेज की वजह से जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर इज विजुअल एंगल प्रोड्यूस बाय विजुअल एंगल किसकी वजह से, इस टेलीस्कोप की वजह से। इसको अगेन हम बोल देंगे बच्चों बीटा एंड डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट है, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जो हमारा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज हम मून को देख रहे हैं, तो मून हमारी आई पे जितना एंगल कवर करेगी, जितना एंगल बनाएगी विजुअल एंगल, वही हमारा यहाँ पे इस अल्फा की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, इतना सबको क्लियर। अब हम इस टेलीस्कोप में कैसे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर मैं टेलीस्कोप से देख रहा हूं तो किसको, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं। सो डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वहां से जो लाइट रे आएगी, क्या वो पैरेलल लाइट रे होनी चाहिए बच्चों, बिल्कुल सर, वो पैरेलल लाइट रे होगी। सो पैरेलल लाइट रे जब यहाँ पे आएंगी, पैरेलल लाइट रे जब यहाँ पे आएंगी तो क्या बच्चों वो कुछ पैरेलल लाइट रे आई। अब जब पैरेलल लाइट रे आई तो जो हमारी इमेज बनने वाली है, वो इमेज कहां बनेगी बच्चों, वो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट का जो फोकल प्लेन है उस फोकल प्लेन पे। ठीक है, सॉरी, इस लेंस का जो फोकल प्लेन है उस फोकल प्लेन पे हमारी इमेज बनने वाली है। ठीक है, ठीक है बच्चों। सो जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि ये लाइट रे कुछ ऐसे बेंड हुई और ये लाइट रे कुछ ऐसे बेंड हुई, और इस पॉइंट पे एक हमें इमेज मिली फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यहां पे हो जाएगा बच्चों एफ ओ। ठीक है, अब जो ये एफ ओ है ना बच्चों, ये एफ ओ और जो इस आई पीस का जो फोकल लेंथ होगा, इन दोनों को हम इस टाइप से फिक्स करते हैं कि जो आई पीस का फोकल लेंथ हो वो इस एफ ओ से, मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ से थोड़ा दूर हो, मतलब कि जो हमारी इमेज बनी इस ऑब्जेक्टिव की वजह से वो इस आई पीस के फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। ठीक है, अब ऐसा करने से होगा क्या,
ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी ऑब्जेक्ट जब बीच में आ गई एफ एंड ओ के, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी इसी साइड पे। कैसी इमेज फॉर्म होगी बच्चों, वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज का हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो अगेन यहाँ से अगर मैं इसकी इमेज फॉर्म करवाऊं, सो दो लाइट रे मुझे वापस से चाहिए होंगी, ये दो लाइट रे गई। ठीक है, ठीक है, चलिए। सो दो लाइट रे जब ये गई बच्चों, तो क्या ये दोनों डाइवर्जिंग लाइट रे हैं, क्या ये दोनों डाइवर्जिंग लाइट रे हैं? बिल्कुल सर, ये डाइवर्जिंग लाइट रे है। सो अगर मैं इनको इधर मीट करवाऊं, तो ये कहाँ पे मीट होती हुई अपीयर होंगी बच्चों, ये कुछ इस टाइप से इधर मीट होती हुई अपीयर होंगी। तो यहाँ पे मुझे मिली एक मैग्नीफाइंग इमेज। ठीक है, यहाँ पे कैसी इमेज मिली बच्चों, मुझे मैग्नीफाइंग इमेज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, विजुअल एंगल, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस बीटा की, तो बीटा कौन सा एंगल होगा बच्चों, बीटा होगा हमारा इस इमेज की वजह से जो एंगल हमारी आई पे बना। आई कहाँ है हमारी, आई है बच्चों यहाँ पे, ये हमारी आई है। तो इस इमेज ने हमारी आई पे कितना एंगल बनाया होगा, क्या ये वाला एंगल बनाया होगा, दिस इज बीटा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमारी आई पे कितना एंगल बना सकता है बच्चों, क्या वो इसके इक्वल एंगल बनाएगा। अगर मैं यहां से देखूं ऑब्जेक्ट को, अगर मैं देखूं तो क्या वो अल्फा एंगल बनाएगा। अगर ये वाला एंगल अल्फा है, तो क्या बच्चों ये वाला एंगल भी अल्फा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हमारा हो गया अल्फा। अब मुझे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो अगर मैं अल्फा की वैल्यू देखूं बच्चों, यहां से अल्फा की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो क्या अल्फा की वैल्यू मेरे पास, अगर ये स्मॉल एंगल है, सभी स्मॉल एंगल है, तो सभी अगर स्मॉल एंगल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, दिस इज हाइट ऑफ दी, सो सपोज दिस हाइट इज h डैश। ठीक है, सो h डैश की जो वैल्यू है वो अपॉन, अगर मैं इस वाली वैल्यू को देखूं, कौन सी वाली वैल्यू बच्चों, ये वाली वैल्यू, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, क्या ये इस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के इक्वल होगी, बिल्कुल यही होगी। सो अगर मैं अल्फा की वैल्यू देखूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस h डैश अपॉन बेस कितना है बच्चों, एफ ओ। ठीक है, सेम अगर मैं यहां से बच्चों बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों h डैश अपॉन दिस लेंथ, एंड दिस लेंथ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस। ठीक है, सो ये आ गई बच्चों हमारी बीटा की वैल्यू, क्या आ गई, h डैश अपॉन यू ई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मैग्नीफाइंग पावर की, सो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बच्चों, बीटा अपॉन अल्फा। सो बीटा इज h डैश अपॉन यू ई डिवाइडेड बाय अल्फा, क्या है बच्चों, h डैश डिवाइडेड बाय दिस एफ ओ। ठीक है, अच्छा क्या यू ई की वैल्यू बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव, सो जो मैग्नीफाइंग पावर है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में क्या आएगा बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ एफ नॉट अपॉन यू ई। समझ में आएगी बच्चों ये वाली बात सबको। ठीक है, तो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर फॉर द टेलीस्कोप। ठीक है, सो इसके भी हम दो केसेस की बात करते हैं बच्चों। कौन कौन से दो केसेस की, एक बार तो जब हमारा जो एंगल है, कौन सा एंगल, जो ये मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर एक बार तो मैक्सिमम हो, और एक बार मैग्नीफाइंग पावर जो है वो मिनिमम हो। मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कब होगी बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम तब होगी जब हमारी इमेज कहाँ पे बने, फाइनल इमेज बने 25 सेंटीमीटर पे, एंड मिनिमम कब होगी, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने। ठीक है, सो केस 1 एंड केस 2 की बात करते हैं। केस 1 में क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। अब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए सबसे पहले जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आया हमारे पास, क्या वो कुछ इस टाइप से आया था बच्चों, एफ ओ अपॉन यू ई, यही आया था।
यही आया था बच्चों, माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। ठीक है, अब जो हमारा मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है उसके लिए u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? u की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, u इज माइनस यू ई। ठीक है, अच्छा जो v है, v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? v की वैल्यू होनी चाहिए हमारी 25 सेंटीमीटर, मतलब कि d, और क्या ये माइनस d होगा बच्चों? एंड f की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ई। सो अगर मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो लेंस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ बच्चों लेंस फॉर्मूले से ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन एफ, मतलब कि 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, मतलब कि माइनस ऑफ 1 अपॉन डी, माइनस 1 अपॉन यू, और 1 अपॉन यू मतलब कि 1 अपॉन माइनस यू ई। ठीक है, माइनस से माइनस गया, तो यहाँ से अगर मैं 1 अपॉन यू ई की वैल्यू देखूं तो वो क्या आ गई बच्चों? 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बात करूं बच्चों मैग्नीफाइंग पावर की, सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी माइनस एफ नोट अपॉन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन यू ई, और 1 अपॉन यू ई क्या है बच्चों? 1 अपॉन यू ई है हमारा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। समझ में आई ये वाली बात? समझ में आई बच्चों ये वाली बात? सो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर एंड मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अच्छा इस टाइम पे जो हमारा टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप के इस ट्यूब की लेंथ कितनी होगी? एक ट्यूब के अंदर रखा होता है। ठीक है, तो इस ट्यूब की अगर मैं लेंथ देखूं तो ट्यूब की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? एफ नोट प्लस यू ई। ठीक है, ये एफ नोट और प्लस यू ई, सो ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगी? ट्यूब लेंथ विल बी एफ नोट प्लस यू ई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों केस 2। कौन सा केस बच्चों? की केस 2 हमें बोल रहा है कि जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर है वो मिनिमम हो। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या होगा? जो हमारी इमेज है वो कहां पे बन जाए? इमेज हमारी बन जाए जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब कि इनफाइनाइट, मतलब कि इमेज कहां बननी चाहिए बच्चों? इमेज बननी चाहिए हमारी इनफाइनाइट पे। सो v इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। सो v इनफाइनाइट होगा, और f की वैल्यू कितनी है बच्चों? f की वैल्यू है एफ ई। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे फिर से लेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो क्या लेंस फॉर्मूले में 1 अपॉन v मतलब कि 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन यू ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई। ठीक है, सो यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों यू ई की वैल्यू क्या आई, तो यू ई की वैल्यू क्या है? यहां से एफ ई निकल के आई। बिल्कुल सर, ये एफ ई निकल के आई, एफ ई वैल्यू आ गई बच्चों यू ई की। ठीक है, अच्छा यू ई भी तो नेगेटिव है ना, सो ये माइनस माइनस गया और इसकी वैल्यू आ गई एफ ई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हमारे मैग्नीफाइंग पावर की, कौन सा मैग्नीफाइंग पावर बच्चों? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का हमने क्या फॉर्मूला देखा था? मैग्नीफाइंग पावर का हमने फॉर्मूला देखा था बच्चों एफ ओ अपॉन यू ई, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, मतलब कि ये हो जाएगा बच्चों माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। सो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर will be f naught upon f e। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है। सो फोकल लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर। इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है बच्चों किसके लिए? सबसे पहले तो पूछ क्या रहा है? मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, किसके लिए? फॉर डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला तो सेम होगा बच्चों। क्या होगा हमारे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला? क्या होगा बच्चों फॉर्मूला? क्या है हमने 1 प्लस डी अपॉन एफ ऐसा पढ़ा था? 1 प्लस डी अपॉन एफ पढ़ा था अभी। दो केस देखे थे, उसमें से एक केस क्या था बच्चों? ये था।
तो अगर मैं यहाँ पे देखूं d की वैल्यू, सो d की वैल्यू तो फिक्स होती है, कितनी 25। और अगर मैं बात करूं बच्चों f की, सो f की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी 2.5। सो अगर मैं इसको इससे कट करूं तो क्या ये 10 टाइम्स जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया हमारा 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 9। ठीक है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर है ना, क्या मैग्नीफाइंग पावर फॉर ऑब्जेक्टिव इज 9। ठीक है, इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज 45, मैग्नीफाइंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप इज 45, देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, क्या रिलेशन होता है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस अपने को कैलकुलेट करना है। सो रिलेशन क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय आईपीस। सो एम ई की वैल्यू अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, सो एम ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर 45 डिवाइडेड बाय एम ओ, यहां चला जाएगा नीचे, और जब ये नीचे आया तो क्या आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 9। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा बच्चों, इस वाले केस में जब हमारी जो इमेज है वो फोकस पे बन रही है, ठीक है, इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है बेटा, आई पीस के फोकस पे। ठीक है, ये देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस आई पीस के फोकस पे ले आऊं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं कहां ले आया, आई पीस के फोकस पे, ये क्या है हमारी, ये ट्यूब लेंथ है। ठीक है, दिस इज ट्यूब लेंथ। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस फोकस पे ले आऊंगा तो क्या यू ई की वैल्यू एफ के इक्वल हो गई, एफ ई। ठीक है, सो हमारा जो ट्यूब लेंथ है, ट्यूब लेंथ जो हमने पहले एफ ओ प्लस यू ई लिखा था, क्या ये ट्यूब लेंथ, क्या ये ट्यूब लेंथ की वैल्यू एफ नोट प्लस एफ ओ प्लस एफ ई ऐसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा, है ना। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 105 सेंटीमीटर एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 24। नॉर्मल सेटिंग कैलकुलेशन। ठीक है, नॉर्मल जो हमारा, नॉर्मल जब हम देखेंगे, जब रिलैक्स्ड आई से देखेंगे, तो रिलैक्स्ड आई के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा होना चाहिए या फिर दूर रखा होना चाहिए, दूर रखा होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर है वो होना चाहिए बच्चों मिनिमम। और जब मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम है तो हमारी जो ट्यूब लेंथ होती है, ट्यूब लेंथ, उस ट्यूब लेंथ की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है हमारी एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर इज 20। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया हुआ है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर हमें दिया हुआ है 20। अब अगर मैं बात करूं कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जब मिनिमम हो, जब मिनिमम है तो मैग्नीफाइंग पावर विल इक्वल टू एफ नोट प्लस एफ ई। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर में माइनस आता है, सो माइनस एफ नोट प्लस एफ ई। सो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या आ गई बच्चों, एफ नोट, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर इज 20। ठीक है, सो 20 इज इक्वल्स टू एफ नोट अपॉन एफ ई। ठीक है, ये माइनस, अब अगर मैं वैल्यू देखूं बच्चों एफ नोट की, सो एफ नोट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 20 एफ ई। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट करूं, ठीक है, ये तो बच्चों दोनों डिस्टेंस है, सो मुझे इस माइनस को हटाना पड़ेगा, यहाँ जो मैंने माइनस लगाया था इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, सो इस माइनस को हटा क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं दो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, ये एक डिस्टेंस यहाँ पे एफ नोट था और यहाँ पे एफ ई था। ठीक है, सो एफ नोट प्लस एफ ई करना है तो मैं माइनस थोड़ी कर सकता हूँ, माइनस तो मुझे क्या बताता है, बस माइनस मुझे डायरेक्शन बताता है। जब मुझे दो डिस्टेंस को ऐड करना होगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए मुझे दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, समझ में आई वाली बात। चलो, सो हमारी इस वैल्यू को मैं कहां पे रख दूंगा बच्चों, यहां पे रख दूंगा। ठीक है, सो जो एफ नोट है उसकी जगह मैंने रख दिया 20 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, सो एफ
21 Fe is equals to 105। सो Fe की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से Fe की वैल्यू आ गई मेरे पास 105 डिवाइडेड बाय 21 मतलब कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस मेरे पास आ गया, क्या इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा? बिल्कुल सर, यही करेंगे। सो FO विल बी 105 माइनस FE, 105 माइनस FE, और इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 100 सेंटीमीटर। क्लियर? 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इन नॉर्मल यूज इज। नॉर्मल यूज में जो इंटरमीडिएट इमेज होगी वो कैसी इमेज बनेगी बच्चों? जो इंटरमीडिएट इमेज थी वो सबसे पहले तो रियल बनी थी, ठीक है, इन्वर्टेड बनी थी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और मैग्नीफाइंग बनी थी, ठीक है। सो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइंग इज करेक्ट आंसर। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव of a compound microscope is 4 mm. Focal length of objective is 4 mm. ठीक है, and image is formed at a distance of 2 to 4 centimeter. Image for the objective is 2 to 4 centimeter. Sorry, millimeter. ठीक है, if angular magnification is 550, मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया हुआ है बच्चों? 550 एंगुलर मैग्निफिकेशन मींस मैग्नीफाइंग पावर हमें गिवन है कितना? 550। द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस फ्रॉम नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। फोकल लेंथ पूछ रहा है बच्चों आईपीस से, मतलब कि आईपीस की फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू दी हुई है बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए F0 और V0 की जो वैल्यू है, क्या इन दोनों वैल्यू से हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की? मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या होता है बच्चों? FO माइनस VO डिवाइडेड बाय FO। सो FO की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4, ठीक है, माइनस VO की वैल्यू कितनी है बच्चों? 224 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा बच्चों 220/4, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा हमारा 55। सो MO की वैल्यू आ गई हमारे पास 55। और मुझे पूछ रहा है बच्चों कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन सॉरी फोकल लेंथ जो है वो कितनी होगी फॉर आईपीस। आईपीस का फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या मुझे उस आईपीस का जो मैग्निफिकेशन है वो मालूम होना चाहिए? क्योंकि अगर आईपीस का मुझे मैग्निफिकेशन मालूम होगा तो आईपीस क्या हमारे लिए एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करेगी। और सिंपल माइक्रोस्कोप में जब नॉर्मल वाली कंडीशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, तो क्या उसके लिए हमने मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर की बात की थी D/F। सो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू MO इंटू ME, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों ME की वैल्यू कितनी आएगी? तो MP विच इज 550 डिवाइडेड बाय MO विच इज 55, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया बच्चों? 10। दिस इज आईपीस का मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आईपीस का मैग्निफिकेशन जो है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब कि जब ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो क्या हमने उसके लिए D/FE बोला था बच्चों? आईपीस का मैग्निफिकेशन मतलब कि जो नॉर्मल हमारा माइक्रोस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 10, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 10 आई तो D की वैल्यू क्या हमारे लिए फिक्स होती है बच्चों? D की वैल्यू होती है 25। सो FE जो है, FE की वैल्यू कितनी आ गई? D/10 मतलब कि 25/10 which will equal to 2.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों इस चैप्टर के लास्ट कुछ टॉपिक्स की, ठीक है। लास्ट फाइनल हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की वजह से क्या क्या फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं? सबसे पहला
रेनबो फॉर्मेशन होता है। देखा है रेनबो, सबने देखा होगा। सनलाइट जब होती है तभी रेनबो बनता है, रात में तो रेनबो नहीं बनता है ना। सो रात में रेनबो नहीं बनेगा, ओनली जब सनलाइट होगी। और उसके अलावा क्या होना चाहिए, उसके अलावा रेन ड्रॉप जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे, ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है ये पढ़ेंगे। एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो हमारा सन है वो रेडिश क्यों दिखता है, इन सब की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों रेनबो फॉर्मेशन की, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों, रेनबो फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन सबसे मस्ट है, दो चीजें जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। एक तो वाटर होना चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्या, कि सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है, सनलाइट होनी चाहिए और वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए। देखिए अब वाटर ड्रॉपलेट और सनलाइट से होगा क्या, सबसे पहली बात, अगर मुझे रेनबो सामने दिख रहा है, सपोज मुझे इधर रेनबो दिख रहा है, ठीक है, तो सन मेरे पीछे की साइड होगा, है ना, पीछे सन होगा और इधर मुझे रेनबो दिखेगा, मतलब सनलाइट जाके और मेरी आईज में आ रही है, ठीक है, सनलाइट जा रही है और मेरी आईज में आ रही है। सामने क्या है, सामने क्या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नहीं सर, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, सामने है बच्चों हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स में ऐसा क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखिए बच्चों, चलो, ये सपोज है हमारा एक वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, इस वाटर ड्रॉपलेट के पास एक व्हाइट लाइट गई, ठीक है, एक व्हाइट लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट के पास गई। अब क्या होगा, अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे होगा बच्चों रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमारी लाइट रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, बिकॉज यहाँ पे एयर मीडियम है एंड हियर इज द वाटर मीडियम। सो जब एयर से वाटर में लाइट रे मूव करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, और जब टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे मूव करेगी तो क्या होगा बच्चों, टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे मूव करेगी। अच्छा, इसके अलावा क्या यहाँ पे बच्चों डिस्पर्जन भी होगा, डिस्पर्जन मींस जो व्हाइट लाइट है उसकी स्प्लिटिंग, है ना, जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और अगर वो व्हाइट लाइट है तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो डिफरेंट कलर की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब कि कोई भी मीडियम है, सपोज एयर में तो सबकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली सेम होती है एयर एंड वैक्यूम में, बट जब लाइट सनलाइट किसी मीडियम में जाएगी तो वहां पे जो उसकी स्पीड है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, और वो डिपेंड किस पे करेगा बच्चों, वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा और उसकी बेंडिंग सबसे कम, मतलब कि रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी एंड उसकी बेंडिंग सबसे कम होगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक बात तो हुई कि रिफ्रैक्शन होगा एंड रिफ्रैक्शन में रेड लाइट की बेंडिंग सबसे कम होगी एंड जो वायलेट लाइट है उस वायलेट लाइट की बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद कुछ होगा यूं कि इसके बाद ये होगा कि जो हमारा जो लाइट रे है उसका इस सरफेस से होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑब्जर्वर बच्चों यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो जब ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो जो हमारी लाइट है उसका यहाँ से जब तक TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक इस ऑब्जर्वर को कैसे ये लाइट रेस दिखेंगी, नहीं दिख सकती। सो जो हमारी लाइट रे है इनका यहाँ से होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दोनों लाइट रेस का यहाँ पे हो जाएगा बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब ये लाइट रेस जो है, ये जो लाइट रेस जो है जब ये बाहर निकलेंगी, ठीक है, जब ये दोनों लाइट रेस यहां से बाहर आएंगी, ठीक है, सो ये अब क्या करेंगी बच्चों,
इनका फिर से रिफ्लेक्शन होगा, और जो हमारा यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर होगा उस ऑब्जर्वर के आई पे जो दोनों लाइट रेज हैं ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट एंगल यहाँ पे कवर करेंगी, ठीक है। सो वायलेट लाइट जो एंगल कवर करेगी वो एंगल होता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री, ठीक है। और जो रेड लाइट एंगल कवर करती है वो होता है 42 या फिर 43 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे जो 42 डिग्री है वो ज्यादा एंगल है, ऐसे दिख रहा है, मतलब कि जो रेड लाइट है वो ऊपर की साइड दिखेगी, ठीक है। और जो वायलेट लाइट है उसका इंक्लिनेशन कम है, सो वायलेट लाइट जो है वो रेड के नीचे दिखेगी, ठीक है। सो हमारा जो रेनबो है उसमें नीचे से ऊपर अगर मैं चलूं तो वायलेट लाइट सबसे नीचे होगी एंड जो रेड लाइट है वो सबसे ऊपर होगी, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई सबको? सो ये वाली बात थी बच्चों हमारी प्राइमरी रेनबो, ठीक है। ये कौन सी बात थी हमारी? प्राइमरी रेनबो। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी रेनबो की। किसकी? सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। चलिए सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी रेनबो को भी समझते हैं। सेकेंडरी रेनबो एक्चुअल में होता क्या है कि कभी कभी आपने कभी कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि एक रेनबो बन रहा है, उसके ऊपर एक फेंटर सा बहुत कम दिखने वाला एक रेनबो दूसरा बनेगा और उसको हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। सो सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा बच्चों, देखते हैं। देखिए सपोज ये है हमारे पास कोई एक वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। अब इस वाटर ड्रॉपलेट में जो सनलाइट है वो कुछ इस टाइप से एंटर हुई, ठीक है। जब ये सनलाइट ऐसे एंटर हुई तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये बैंड होगी, ठीक है। इसका यहां से हुआ बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर लाइट रे इधर बाहर निकल जाती तो मुझे इधर ऑब्जर्वर को दिखती क्या? नहीं। तो यहाँ पे होगा जो इसका डबल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो बार यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और जब यहाँ से बच्चों लाइट रे बाहर निकलेगी तो यहाँ से जो लाइट रे जब बाहर निकलेगी तो वापस से इनका डिस्पर्जन तो अंदर ही हो गया था, ठीक है, जैसा कि हमने पहले बात की। तो यहाँ पे अगेन जो लाइट रे है वो रेड, ब्लू, वायलेट वगैरह सब डिफरेंट डिफरेंट जो लाइट रे है 7 कलर जो है वो सब स्प्लिट होके बाहर निकलेंगे। और जब ये सारी लाइट रेज जो है वो स्प्लिट होके बाहर निकलेंगी तो ये कुछ इस टाइप से निकलेंगी बच्चों। ये हमारी हो गई रेड वाली लाइट और ये हो गई कुछ वॉयलेट वाली लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले इस टाइप से हो रहा था इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे कौन सा दिखा था? सबसे नीचे मुझे दिखा था वॉयलेट कलर और सबसे ऊपर दिखा था मुझे रेड कलर। बट अब अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर पे एंगल देखे तो क्या ये वाला एंगल वॉयलेट का एंगल ज्यादा है? वॉयलेट का एंगल होता है बच्चों 53 डिग्री फॉर सेकेंडरी रेनबो एंड रेड का एंगल होता है बच्चों 50 डिग्री, ठीक है। कितना होता है? 50 डिग्री एट ऑब्जर्वर्स आई। सो जिसका एंगल ज्यादा वो मुझे ऊपर दिखेगा। तो सेकेंडरी रेनबो में जो हमारा वॉयलेट कलर है वो ऊपर हो जाएगा और रेड कलर जो है वो नीचे आ जाएगा। समझ में आई वाली बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, ठीक है। स्कैटरिंग क्या होती है ना? चलो सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों कि जब भी कोई भी लाइट रे अगर आई, ठीक है, और उस मीडियम में जिस भी मीडियम में गई वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो है उनसे जब वो टकराई तो अब उनसे टकरा के क्या हो जाएगी बच्चों, लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसी डिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इस डिफ्लेक्शन में बेसिकली होता क्या है बच्चों कि जब लाइट रे आएगी, ठीक है, लाइट रे आई
तो जो भी पार्टिकल्स थे उस पार्टिकल्स ने उस लाइट रे को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। लाइट रे को जब उसने ऑब्जर्व किया, अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, पार्टिकल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो ग्राउंड स्टेट से कुछ एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रह नहीं सकते, तो वो वापस से क्या करेंगे बच्चों, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, और जब वापस से वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो फिर से वो एक एनर्जी रिलीज करेंगे और वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में उस एनर्जी को रेडिएट कर सकते हैं। इस वजह से जो हमारी लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। अब जो स्कैटरिंग है, जो स्कैटरिंग होती है बच्चों, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, किसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी और किसकी स्कैटरिंग कम होगी। सबसे पहले अगर मैं स्कैटरिंग की बात करूं तो स्कैटरिंग इज डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय स्मॉल पार्टिकल्स, या फिर फाइन पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं बच्चों इसको, है ना, ठीक है। चलिए, सो स्कैटरिंग जो होता है बच्चों, ये वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ठीक है। वेवलेंथ पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब जो हमारी स्कैटरिंग है, जो हमारी स्कैटरिंग है वो क्या होगी बच्चों, वो होगी कुछ यूं कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। अच्छा, ये लो किसने बताया, ये लो बताया बच्चे हमें रेले सर ने, ठीक है। तो इसको हम रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, सो वेवलेंथ ज्यादा होती है रेड कलर की। सो अगर मैं बात करूं रेड कलर की स्कैटरिंग, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, सो स्कैटरिंग कम, ठीक है। वायलेट कलर की वेवलेंथ, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, सो उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसी वजह से जो हम जो डेंजर के जो सिग्नल्स होते हैं, है ना, डेंजर अगर हमें बताना है कि यहाँ पे कुछ डेंजर है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रेड लाइट से बताते हैं, ताकि वहां पे जो रेड लाइट है उसकी स्कैटरिंग कम हो, वो डिफ्लेक्ट कम हो, ठीक है। सो ये हमारी बात हुई किसकी बच्चों, स्कैटरिंग की। अब अगर मैं बात करूं ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ स्काई ऐसा क्यों होता है बच्चों, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, क्योंकि जब हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट जब हमारे स्काई से आएगी तो क्या सनलाइट के पास सारे सेवन कलर्स है, बिल्कुल सनलाइट के पास 7 कलर है। और जब सनलाइट के पास 7 कलर्स हैं तो वो 7 कलर में सारे कलर होंगे बेटे, छोटी वेवलेंथ के भी और बड़ी वेवलेंथ के भी, ठीक है। सो उसमें से जो ब्लू लाइट होता है ना, वो ब्लू लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है, ठीक है। जो ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट होगी वो तो कम स्कैटर होगी, ठीक है। बट जो हमारी ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट का वेवलेंथ क्योंकि कम होता है, सो इसकी वजह से जो उसकी स्कैटरिंग होती है वो ज्यादा होती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हमारा जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हो जाता है। और किनकी वजह से स्कैटर होता है बच्चों, जो भी हमारे वहां पे जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे गैस के पार्टिकल्स हैं, उन सब की वजह से जो लाइट है वो स्कैटर होगी। और कौन सी लाइट स्कैटर होगी, ब्लू लाइट स्कैटर होगी, ठीक है। सो ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, इसकी वजह से यहाँ पे स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। चलिए, अच्छा जो हमारे क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स आपने देखे होंगे बच्चों व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के हमें वो दिखते हैं, है ना। तो व्हाइट कलर के वो क्यों दिखते हैं बच्चों, बिकॉज वहां पे जो पार्टिकल्स है वो कंपैरेटिवली बड़े बड़े पार्टिकल्स है, जो एयर के पार्टिकल्स हैं उससे वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। और जब बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो जो बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट है वो भी स्कैटर हो जाएगी, ठीक है।
छोटे जो पार्टिकल हैं वो ओनली छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, बड़े पार्टिकल जो है वो बड़ी बड़ी वेवलेंथ वाली जो लाइट है उसको स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो बड़े पार्टिकल से भी स्कैटर हो जाएगा। सो वहां जो क्लाउड है उस क्लाउड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, सो उन सब की वजह से जो स्कैटरिंग होती है वो सभी कलर की स्कैटरिंग हो जाती है, और जो हमें क्लाउड का जो कलर दिखता है वो कैसे दिखता है बच्चों, वो दिखता है हमें व्हाइट कलर। ठीक है, नेक्स्ट रेडिश कलर ऑफ सन। ठीक है, इसकी बात करते हैं बच्चों। सन का जो कलर है वो हमें रेड क्यों नजर आता है? ठीक है, चलिए, तो सन का कलर हमें रेडिश नजर आता है। अब क्या वो हमेशा हमें रेड दिखता है? नो सर, हमें हमेशा वो रेड नहीं दिखता, बट वो सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे रेड दिखता है। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे होता क्या है इसकी बात करते हैं बच्चों। देखिए, सपोज ये क्या है, हमारी अर्थ, एंड दिस इज एटमोस्फियर ऑफ अर्थ, दिस इज एटमोस्फियर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये अर्थ का एटमोस्फियर है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब यहां कहीं पे है हमारा सन। जब सनराइज होगा तो सनराइज के टाइम पे क्या सन हॉरिजन पे होगा? सन हॉरिजन पे होगा। ठीक है, सो यहाँ पे कहीं पे हमारा सन है। ठीक है, और क्या सेम सनसेट के टाइम पे भी ऐसा ही होगा? सनसेट के टाइम पे भी जो सन है वो हॉरिजन में होगा। ठीक है, अब जब सन यहाँ हॉरिजन पे है तो यहां से जो भी व्हाइट लाइट गई होगी, जो भी व्हाइट लाइट गई होगी, और यहां से भी जो भी व्हाइट लाइट आई होगी, अब इसको इस एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है बच्चों। देखो, इतनी ज्यादा डिस्टेंस इसको एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करनी पड़ रही है, इसको भी इतनी ज्यादा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करनी पड़ रही है। ठीक है, तो जब सनसेट और सनराइज का टाइम है तो इतनी इतनी डिस्टेंस इनको जो एटमॉस्फेयर है उसमें कवर करनी पड़ रही है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, आफ्टरनून की, आफ्टरनून में सन सपोज यहाँ पे है, दिस इज सन, सन, सन। ठीक है, सो आफ्टरनून में सन यहाँ पे है और सनलाइट आई और उसको ओनली इतनी सी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। ठीक है, इसमें तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है और उसमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। सो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे जो वेवलेंथ वाली लाइट है उन सभी लाइट्स को वो डिफ्लेक्ट कर देंगे, वो उन सभी लाइट को स्कैटर कर देंगे, और जो हमारे पास जो लाइट आएगी वो फाइनली कौन सी लाइट रे होगी बच्चों? वो होगी हमारे पास रेड कलर की लाइट रे, रेड कलर की लाइट रे। और जिस कलर की लाइट हमारे पास आएगी वो ऑब्जेक्ट हमें वैसा ही दिखाई देगा। इस वजह से जो सन है वो हमें रेडिश दिखाई देता है। बट यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कम डिस्टेंस होने की वजह से, एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस होने की वजह से जो सन है वो कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है। यहाँ पे सन व्हाइट दिखेगा और या इन दोनों पोजिशन पे जो सन है वो कैसा दिखेगा बच्चों? रेड दिखेगा। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इन सभी को अच्छे से पढ़ना बच्चों, अच्छे से रिवाइज करना, सब प्रैक्टिस करना। ठीक है, टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।